हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 7 है, इसको करने वाले। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो पूरी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी से ही जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो पिकअप कर लिए जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको सबको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इनकी समरी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। महिलाएं, जाति और सुधार। इसमें हम स्त्री पुरुष तुलना बुक है, गुलामगिरी है, ठीक है, क्या सती प्रथा थी, कैसे इसके क्या परिणाम हुए, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। बहुत आराम से क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए, जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग स्त्री चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन आज से लगभग 200-250 साल पहले, जो 1850 के आसपास 1900 में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें जो थी जाति प्रथा जो थी बहुत ज़्यादा संकीर्ण थी, और शादी के लिए जो था कि जो बहुत बंधन लगाए जाते थे, जिसके साथ शादी कर दी बस उसी के साथ रहना है। कानूनन शादी करना ठीक है बालिग हो गया है, अब तो बालिग हो गया था। पहले जो क्या था कि छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती, बालिग उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, कानून के अनुसार किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकता। इस समय यह नियम बन गया कि आप किसी भी जाति की लड़की से, ठीक है, लड़का लड़की मतलब किसी भी जाति से इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। संविधान आपको प्रोटेक्ट करता है। देखिए, इस चैप्टर को बहुत इमोशंस पर कंट्रोल करके पढ़ना। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत कुछ इससे आपको पर्सनल लाइफ में सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन तो इससे ही आने हैं। ठीक है, तो पहले भारत में सती प्रथा चलती थी। ठीक है, सती प्रथा, सती का अर्थ क्या होता है? सती का अर्थ होता है सदाचारी महिला, मतलब अपनी पति का कही गई बात का आचरण मानने वाली अच्छी महिला। ठीक है, और सती प्रथा क्या थी कि सती प्रथा में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, जिसका पति मर जाता था उसके साथ ही। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति नहीं चुन सकती थी, पहले की ये बात है। तो सती प्रथा, देखिए ये एक चित्र है, इससे आप देख सकते हैं। सती प्रथा बाल्थाजार साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, पहले लोगों का क्या विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी, ठीक है, तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। ठीक है, उनके नियम नहीं मानेगी, इसलिए औरतों को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था। औरतें पढ़ी लिखी जल्दी विधवा हो जाएंगी। आगे देखते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। देखिए, समाज में जो है केवल स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं किया जाता था, बल्कि जाति के आधार पर भी पूरा जो हमारा समाज था वो कैसा था, डिवाइड था। जैसे ये पूरा अगर समाज है, ठीक है, ये हमारी पूरी सोसाइटी है, तो ये पूरी डिवाइड थी जाति के आधार पर। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए जातियाँ हैं, तो जातियों के आधार पर समाज जो था डिवाइडेड था। जैसे ऐसे बना लीजिए, ठीक, सेग्रीगेशन था। उच्च जाति के लोग उससे निम्न जाति के लोग उससे निम्न जाति के, ठीक है, सबसे नीचे इनको रखा गया था, और छूतों को रखा गया था जिनको दलित कहते हैं ये। ठीक है, ये पुराने समय की बात है। ब्राह्मण क्षेत्र खुद को ऊंची जाति मानते थे, और जबकि व्यापार और महाजन लोग जो है, जिन्हें वैश्य कहते, बनिया, वो द्वितीय स्थान पर आते थे। फिर काश्तकार हैं, बुनकर है, कुम्हार है, जैसे लोग जिन्हें शूद्र कहा जाता था, ये जाते थे। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ आती थी जो गांव को साफ सुथरा करती थी, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करती थी। ये पहले की कहानी है। ठीक है, बाद में है जिनकी वजह से जाति भ्रष्ट हो जाती, और इन लोगों के लिए मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, और जहाँ पर कुआं वगैरह होता था, जहाँ से ऊंची जाति के लोग पानी वगैरह लाते थे, वहाँ पर उनको नहीं घुसने दिया जाता था, नहीं तो ये दूषित कर देंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता था। इन लोगों को मंदिरों में, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है,
इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल करने वाले कुएं से पानी लाने, ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी, ये वहाँ जा नहीं सकते थे। उन्हें निम्न दर्जे का माना जाता था, उन्हें सबसे नीचे वाले पायदान पर रखा गया था, यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं हम परिवर्तनों की दिशा में उठते कदम। फिर धीरे धीरे परिवर्तनों की लहर शुरू हो गई। सबसे पहले तो पूरी कहानी को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, 14 दिसंबर को पेपर होना है। ठीक है, समरी समझ लीजिए। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, फिर इन्होंने धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाने की शुरुआत की। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जो पश्चिमी देश थे, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे सेंटेंस क्वेश्चंस बना के रख दिए जाते हैं। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। इनका कहना था राजा राम मोहन राय का कि आप औरतों को जो है केवल यहीं तक सीमित कर देते हैं कि तुम बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, ठीक है, और खाना वाना पकाओ। वहीं तक उनकी जो लाइफ थी उसको समेट कर रख दिया जाता था। विधवाओं की ज़िंदगी में लाने की फिर इन्होंने कोशिश की। ठीक है, पहले विधवाओं की जो दिशा थी समाज में बहुत ज़्यादा बदतर थी। राजा राम मोहन इस बात से काफ़ी दुखी थे। औरतों को अपनी ज़िंदगी जीने का कोई भी अधिकार नहीं था जो विधवा हो जाती थी। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं है। आगे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। उस समय भारत के कौन वायसराय थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लिखना चाहें तो लिख लें। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उससे भारत के वायसराय थे 1829 में, तभी सती प्रथा पर पाबंदी लगी थी। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए एक कितनी गलत प्रथा चल रही थी हमारे यहाँ। कुंडा पर झूलने का त्यौहार। ठीक है, क्या था इसमें लोग जो थे कुंडों पर अपने मांस में जो है अपनी खाल में कुंडा गाड़ लेते थे, फिर झूले पर लटकते थे कि जिससे भगवान जो है वो हमसे खुशी होगा। देखिए ये लटके हुए आप यहाँ पर देख रहे होंगे अपने मांस में। अब मान लो आपके मांस में कोई चीज़ गाड़ दी जाए, फिर आपको उस पर लिटाया जाए, कैसा लगेगा? तो ये लोग फिलहाल अपने मन से करते थे। इनका मानना था इससे भगवान जो है इनसे खुश हो जाएगा। तो कुंडा प्रथा आ जाए तब आप ध्यान रखना। पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है। कुछ थे सती प्रथा के समर्थक, कुछ थे विरोधी। ठीक है, समर्थक ज़्यादा लोग थे कि सती प्रथा को ऐसे ही चलना चाहिए। समर्थकों का क्या कहना था? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं। ये कौन कह रहे थे? जो सती प्रथा का समर्थन करते थे। भरोसे के योग्य नहीं होती हैं, बेवफा होती हैं यथार्थ। ठीक है, उनमें से बहुत सारी खुद ही पति की मृत्यु के बाद अपने साथ उसके साथ जाने की कामना करने लगती थी। इनका कहना था कि औरतें के अगर पति मर गया है तो औरतें ही अपने आप कहती थी कि मैं भी अब नहीं रहूँगी, मेरे पति मर गए हैं, मैं भी उनके साथ सती हो जाऊँगी, चली जाऊँगी। परंतु वे कहीं धधकती हुई। अब सपोज करो तुम्हें जिंदा हो, तुम्हारा पति मर गया, उसकी चिता जल रही है, उस पर जिंदा तुमको जला दिया जाए, कैसा लगे? तो वे धधकती आग से भाग ना निकलें। कौन? औरतें। इसलिए उनको हमें पहले चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। मतलब जो पति होता था उसकी चिता से जो लकड़ियाँ होती थी उससे कसकर औरतों को बांध दिया जाता जिंदा को। अब सपोज करो कितनी भयानक स्थिति होती होगी, चीखती होगी, चिल्लाती होगी कि वो तो मरा हुआ लेटा है। ठीक है, पति, उसके ऊपर जिंदा औरत को बांध दिया गया, कस दिया जाता है, हत्या कर देते थे। हत्या ही कहेंगे इसे। सती विरोधी क्या कहते थे? जिसमें थे राजा राम मोहन राय प्रमुख।
आप लोगों ने महिलाओं को उनकी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही कब दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है? ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तब तो उसे अक्षम माना जाता। आपने उनको मौका ही नहीं दिया लड़कियों को पढ़ने का, ठीक है। जब अगर हम उनको मौका देंगे तभी तो पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। ये गतिविधि वगैरह इससे हमारा कोई नहीं लेना देना। आगे हैं इसी क्रम में हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को जो है बहुत समर्थन विरोध किया, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सुझाव दिया 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पर जो विधवाओं को यह विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। मतलब इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में समर्थन किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में कानून पारित हुआ था। अब ये तो बात हो गई। अब आ जाइए ये देखिए यहाँ से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, क्वेश्चन आएगा सीटेट में कि कौन सी प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक आंदोलन बनाया था? तो किस में? मद्रास प्रेसिडेंसी में। उनका नाम क्या था? वीरेशलिंगम पंतुलु। लगभग उसी से मुंबई में बुद्धिजीवियों सुधारकों ने भी, ठीक है, स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था कि जो विधवाएं हो जाती हैं उनका भी विवाह कर देना चाहिए, ठीक है। अब जिसकी मौत आई वो तो चला गया संसार से, अब जो बचा है उसकी क्यों जिंदा मौत दे रहे होते? उसे तो जीने का अधिकार होना चाहिए। इसके बावजूद विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। आगे देखें, दयानंद ने, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने 1875 में कब स्थापना की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे हमारे लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन लड़कियों की शिक्षा के लिए ही लगा दिया था। बहुत सारे सुधारकों का लगता था कि महिलाओं की दिशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, ठीक है। अब लोग डरते क्यों थे महिलाओं को पढ़ाने के लिए? लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं कर। उन लोगों का मानना था कि जिन लोगों ने स्कूल खोले हैं, जैसे कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या बहुत से लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए थे कि ये स्कूल खोलने वाले हमारी लड़कियों को घर से ले जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और ये लड़कियाँ मेरे घर का कामकाज नहीं करेंगी, ये चाहते थे, ठीक है। लोगों को इस चीज़ से डर लगता था। बहुत से लोग मानते थे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। देखिए ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ठीक है। लड़कियां बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, बदचरित्र हो जाएंगी, ऐसा इन लोगों का मानना था, जो कि बिल्कुल गलत था। यही रूढ़िवादी सोच होती है जो हम लोग CDP में पढ़ते हैं, SST में भी है रूढ़िवादी सोच। वो यही है कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तरह तरह की बातें, फला बातें, ठीक है। लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग अपने पिता या पति की देख रेख में घर पर ही लड़कियों को पढ़वाया करते थे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, अगर ये आपको नहीं आता है अभी तक तो इसको याद कर लीजिए। इनकी बुक का नाम बहुत बार पूछा गया है। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक रास सुंदरी देवी नाम की महिला थी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम, इनकी जीवनी थी आमार जीवन, क्लास 7 में है, आमार जीवन। बंगला की थी, ठीक है। बंगला लैंग्वेज में इन्होंने लिखे होते। तो ये क्या करती थी, ये चुपके से, ठीक है, अपनी किचन में जाके रात में दिए जलाकर पढ़ती थी। कौन? रासुंदरी देवी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए फिर स्कूल खोले जाने लगे थे। तो रासुंदरी देवी हैं, ताराबाई सिंधे हैं, पंडिता रमाबाई हैं, इनके बारे में तो हमको पढ़ना ही है। अब हम देखते हैं आगे, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं। ये फ़ोटो है 1875 का है, हिंदू महासभा की महिलाएं, ठीक है, कॉलेज की। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों में भी महिलाओं के लिए
अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने सीखने लगी थी महिलाएं, ठीक है। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इसी स्थिति को देखते मुमताज़ अली, आपको नाम याद रखना, मुमताज़ अली कौन थी। जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। 19वीं सदी के आखिरी में ही उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया था। देखिए एक बात बताइए, आपने हिंदी में संस्कृत में पुरुष पढ़ेंगे होंगे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। कभी आपने ये पढ़ा मध्यम महिला, उत्तम महिला? क्यों? क्योंकि जो लिखने वाले थे वो पुरुष थे, इसीलिए उन्हें पुरुषों को ज़्यादा आगे रखा। फिर महिलाओं के बारे में धीरे धीरे जो है महिलाएं भी आगे आने लगीं और वो भी लिखने लगीं। कौन थी? बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इसी दौर की एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है, जिसने महिलाओं को लिए लिखने लगी थी कि महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। ये कौन थी? इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। क्या नाम है इनका? नाम ध्यान रखना थोड़ा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना की धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। अब ये पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, स्त्री और पुरुष की तुलना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में आई है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पंडिता रमाबाई के बारे में जानते हैं। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में जाने लगी। उनके कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिकाएं बन गई, ठीक है। आगे पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? पूना में। इन्होंने घर पर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। ताराबाई सिंधे ने एक प्रसिद्ध बुक लिखी जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नाम याद कर लेना, या आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। फिलहाल वैसे हम इसकी प्रैक्टिस सेट, जो भी इस NCERT के आए हुए क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, करते हैं, ठीक है। आप SST वाली बुक जो है क्लासेस हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्त्री पुरुष तुलना एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच काफ़ी सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। अब क्या लिखा था स्त्री पुरुष तुलना किताब में, वो भी पढ़ लो। जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंधे ने लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ लो इसको, ठीक है, नहीं अंदर से कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कोई ऐसी बात हो गई कि मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों की बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों। तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। पुरुषों के लिए कह रही थी। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का पति मर जाता है, ठीक है, पति मर जाता तो इसका क्या हश्र होता? फिर पता, जिसका पति मर जाता था उस औरत के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे, पढ़ो। नाई आता था, जैसे इसमें हम हिंदू समाज में पुरुष अपने बाल बनवाते हैं, उसी प्रकार औरतों के बाल गुड़वा दिए जाते थे, ठीक है, लहराते बाल साफ करवा दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, अशुभ समझा जाता था कि एक विधवा आ गई तो अशुभ हो गया। उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता था जहाँ विवाहिता महिलाएं जाती थीं। और भला क्या इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर लिखा हुआ, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, ये अशुभ होता है। ये ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में लिखा है, तो इसको ध्यान रखना। आगे आते हैं अपनी प्रसिद्ध महिला रमाबाई, पंडिता रमाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत से विद्यालय जो है औरतों के लिए खोले थे, लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले थे। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे काम की चीज़ होगी, हम केवल वही पढ़ेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे, ठीक है। अब बताइए, आप अपने दादा दादी से पूछना, नाना नानी से, ठीक है, उनकी शादी शायद ही 20 वर्ष की उम्र में हुई हो उस समय, ठीक है,
दादा दादी या नाना, नहीं तो किसी की 8 साल में, 10 साल में, 14 साल में, 12 साल में हो जाती थी शादी, ठीक है। जितनी एज में आप लड़कियां इस समय सीटेट करती हैं उस समय तो उनके बच्चे भी हो जाते थे, ठीक है। देख लीजिए जी, 8 साल की दुल्हन खड़ी है बेचारी, पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र, उसको दुल्हन बना दिया जाता था। ये क्या था? ये बाल विवाह था। 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें संघर्ष नहीं हुआ था, ठीक। जो उम्र थी शादी की वो 18 साल से कम उम्र लड़के की ना हो और लड़कियों की उम्र हो 16 साल। बाद में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा लड़कियों की उम्र इस समय 21 साल, लड़कों की उम्र इस समय 21 साल और लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 8 साल की दुल्हन। आगे चलते हैं। अब जाति और समाज सुधार पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जातियाँ समाज सुधार। जाति उन्मूलन के लिए कम से कम बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। क्वेश्चन आएगा परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? तो परमहंस मंडली का गठन महाराष्ट्र में किया गया था 1840 में, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है हमारे काम की। आ जाते हैं आगे। फिर जो निम्न जातियों के लोग जो है मजदूरी करने के लिए गांव में, वहाँ शहर में आने लगे थे। ये देखिए एक चित्र है, जॉन एलेन नामक स्कूली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस से ले जाया जाता था। यहाँ तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। जी आगे बढ़ते हैं। जूते कौन बना सकता था? ये भी निर्धारित था भाई, जूते कौन बनाएगा, ठीक है। देखिए ये जूता बना रहे हैं, ये जूता बनवाने वाले हैं। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का जो फोटो है। एक मदिगा जो जाति है वो कहाँ अछूत मानी जाती, कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है, जो कि जूते बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। माहिर का मतलब काबिल, स्किल्ड थी, ठीक है। आगे है। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। आगे कहानी पढ़ते हैं। देखिए, बताओ आपके साथ अगर हम व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? कितने जुल्म किए गए हैं लोगों के ऊपर। बम्बई प्रेसिडेंट 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, पढ़ने लिखने की बात दूर। जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई, उन्होंने आंदोलन किया कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, हम भी पढ़ेंगे, तब उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठा दिया जाता था। मतलब ऊंची जातियों के बच्चे अंदर बैठेंगे और निम्न जाति के बच्चे बरामदे में बैठकर श्लोक की तरह, ठीक है, कहानी की तरह सुनेंगे। सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई थी ताकि कमरे को दूषित ना कर सकें। जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था, इतना भेदभाव होता था। अब क्या कभी ऐसा कोई तुमने क्लासरूम देखा है? अब होगा क्या ऐसा? नहीं, ठीक है। ये गलत था, ये पहले की बात है 1829 की। समानता और न्याय की मांग उठने लगी। देखिए, आप किसी को ज़्यादा दिनों तक दबा नहीं सकते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन पूछा जाए, सतनामी आंदोलन भारत के किस भाग में चला था? तो सतनामी आंदोलन भारत के मध्य भाग में चला था, ठीक है। सतनामी आंदोलन किसने शुरुआत की थी? घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, उनकी सामाजिक सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया था, सतनामी आंदोलन। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ के ने चांडाल काश्तकारों के बीच यह काम किया था। आगे क्या है? जिसे आज केरल कहते हैं, ठीक है। यहीं पर ये झाबा जाति के एक थे श्री नारायण गुरु, इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों को एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का कम करने का विरोध किया। उनके सारी मानवता एक ही जानती। इनका कथन पूछा जाता है श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु का प्रसिद्ध कथन ये है, ठीक है। इनके अनुसार मानवता की एक ही जाति है, ठीक है। मानवता की एक ही जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। किसके अनुसार? श्री नारायण गुरु के अनुसार।
इन सभी पंथों में स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है, और ये इसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। भाई जो दुखी होगा, परेशान होगा, वही तो आंदोलन करेगा। जो मौज मार रहा है वो क्यों आंदोलन करेगा। आगे चलते, गुलामगिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी बैठे हुए हैं। गुलामगिरी जी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1827 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ के पढ़े हुए थे? ये एक ईसाई स्कूल के पढ़े हुए थे। फूले का तर्क था कि विदेशी कि जो आर्य हैं वो विदेश से आए हैं, ठीक है। आर्यन अपने को विशिष्ट मानते थे। जो उपद्वीप के बाहर से आए, इन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस जो अपने आप को बताया था, ठीक है। आर्यों से रहने यहाँ पहले मूल रहते थे। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति का मानने लगे थे। उन फूले के अनुसार क्या है? फूले जी के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। कौन कहते थे? महात्मा ज्योतिबा राव फूले कहते थे। ये धरती यहाँ के देसी लोगों की, एक कथित निम्न जाति के लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, उन्हीं की है। आगे फूले ने दावा किया कि आर्यों के देश से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, ठीक है। जब योद्धा किसान जमीन चलाते थे, जोतते थे, मराठा देहात पर न्यायसंगत निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। ये सोचा कि ये शूद्रों, श्रमिक जातियाँ और अतिशूद्रों, अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना होगा। इन्होंने कहा था महात्मा ज्योतिबा फूले ने कि सब लोग एक हो जाओ। फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज, इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और बुक लिखी इन्होंने गुलामगिरी कब लिखी? 1873 में। 1873 में इन्होंने गुलामगिरी नामक बुक लिखी थी। और इस बुक को लिखने से लगभग 10 साल पहले ही अमेरिका में गुलामी प्रथा का, स्लेवरी का अंत हो गया था, ठीक है। जिससे प्रेरित होकर इन्होंने अपनी बुक लिखी कि हम भी गुलाम नहीं रहेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ और तुम वहाँ, ये क्या है? फूले उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना कि जो उच्च जाति के लोग हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे, सही बात है, लेकिन आज़ादी जैसे ही मिलेगी तैसे फिर हमको जो नीचे दबा कर रखेंगे और हमको समाज में बराबरी का हक नहीं देंगे, ठीक है। कि अगर हम ऊंच नीच के में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये ऊंची जाति के लोग कहते थे। ये क्या कहते थे? ये एकता उन्हीं के फ़ायदे में, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं यहाँ और तुम वहाँ, ज्योतिबा फूले काश्तकार की चाबुक से लिखा गया है। आगे हम आते हैं। देखिए जी क्या है, 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था? अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं जिससे औरों को की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद पर समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जाति प्रथा बहुत संकीर्ण थी, ठीक है। फिर जाति प्रथा के लिए अनेक लोगों ने आंदोलन चलाया, जैसे पश्चिमी भारत में जो कि महाराष्ट्र है में BR अम्बेडकर, दक्षिण भारत में EV रामास्वामी नायकर ने महान दलित नेता थे। कौन कौन थे महान दलित नेता? BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी नायकर। पहले मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। देखिए, मंदिरों से संबंधित, मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। बचपन से ही इस बात का बहुत नज़दीकी देखा था कि रोज़ाना जातीय भेदभाव बहुत होता था और पूर्वाग्रह क्या होता था। स्कूल में, अब देखिए, BR अम्बेडकर को स्कूल में कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ता था, तब भी वो पढ़ लिख कर इतने महान विद्वान हो गए कि जो क्लास के रूम के अंदर पढ़ते थे आज उनको कोई नहीं जानता, जो बाहर बैठकर पढ़े उनको सब कोई जानता है, ठीक है। उन्होंने सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। मतलब वो नल से पानी भी नहीं पी सकते थे।
जब वो बाद में फिर बाहर चले गए, अमेरिका में पढ़ने के लिए गए। जब वो 1919 में भारत लौटे तो उन्होंने समकालीन भारत में समाज में सबसे पहले B.R. अम्बेडकर की एक प्रसिद्ध बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था, जिसमें महार जाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। देखिए ये है मदुरई, ठीक है, मदुरई मंदिर का प्रवेश गेट है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले की बात है, अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी नहीं भटकने देते थे कि चलो तुम कहाँ आ गए, यहाँ हम लोगों को दूषित कर दोगे, ऐसा मानना था। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। क्वेश्चन आए B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए कब कितने आंदोलन चलाए, तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़न कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ठीक है, ब्राह्मणों को खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार, जिनको जानते हैं। 20वीं सदी में गैर ब्राह्मण आंदोलन, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण ना हो, बहुत से आंदोलन ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय वो भी एक ब्राह्मण ही थे, ठीक है। अब गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं चलाया गया था, ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्हें यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे की भी चुनौती की थी। पेरियार के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम है E.V. रामास्वामी नायकर। एक मध्यम परिवार में पले बड़े थे और इन्होंने चलाया कहा था, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इन्होंने अछूत लोगों को इकट्ठा कर कर, ठीक है, एकत्रित कर कर कहा। एक बार ये दावत पर गए थे, ठीक है, वो कहानी है। वहाँ पर इन्होंने देखा कि निम्न जाति के लोगों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था थी और उच्च जाति के लिए अलग। तभी इन्होंने कहा कि अपने स्वाभिमान को पहचानो, ठीक है, तुम भी कम नहीं हो किसी से। तभी इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। तो E.V. रामास्वामी के द्वारा शुरू किया गया। अब महिलाओं के बारे में पेरियार जी क्या कहते थे, तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी, ठीक है। ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा, जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि जिन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है। ये कहते थे कि पहले तो लड़की पिता के कहे में रहती है, ठीक है, घर परिवार वालों के, अब बाद में पिताजी उसकी शादी कर देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा पति की सेवा करना जाना उसकी, ठीक है, उपहार में दिया जा चुका था। अब भी अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। आगे पढ़ते हैं। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि पेरियार जी का मानना था कि इन लोगों ने मनु स्मृति वगैरह जो किताबें लिखी हैं, ये भगवत गीता रामायण के भी कटु आलोचक थे, क्योंकि इन लोगों ने केवल इसलिए ये किताबें लिखी हैं जिससे हम लोगों को हमेशा दबा कर रखा जाए कि देखो वेदों में ये लिखा है तुम लोग नीच हो, निम्न जाति के हो, ठीक है, भगवत गीता में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, जी इनका मानना ये था पेरियार जी का, इसीलिए बहुत आलोचना करते थे। आगे हैं ये हैं, आपको समरी इनकी याद रखनी है। ब्रह्मो समाज, ठीक है, इसमें ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में लिखी, वैसे 1828 में पड़ी है। वैसे मैं तो आज तक पता नहीं कि NCERT में 1830 लिखा है, ठीक है। ब्रह्म समाज की और केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में से एक थे। आपको डेरोजियो एवं यंग बंगाल के बारे में याद रखना। डेरोजियो एक प्रोफेसर थे, ठीक है, डेरोजियो हिंदू कॉलेज में। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। यंग माने युवा बच्चों को कि अपनी परंपराओं के विरुद्ध जो है रीति रिवाज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अंगुली उठाई थी। तो कहाँ चला था ये आंदोलन? बंगाल में, हेनरी डेरोजियो। फिर आगे हमारा रामकृष्ण
मिशन एवं विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के बारे में आप जानते ही, विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संसद में हिस्सा लिया था, ठीक है। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी, ठीक है। ये भी जातीय बंधनों को ख़त्म करने के लिए था और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए, कि बाल विवाह ख़त्म हो जाए, इसके लिए एक प्रयास किया गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी बम्बई में। आप लोग चाहें तो इन मेन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। वेद समाज, देखिए प्रार्थना समाज सब जानेंगे, वेद समाज के बारे में पढ़ लो। वेद समाज मद्रास में, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव की समाप्ति करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, ठीक है। कथन करके आएगा वेद समाज के बारे में कौन से कथन सही हैं। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, सही। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, सही, ठीक है। ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, बन गया क्वेश्चन। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनाते हैं। आगे है हमारा अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन को, ठीक है, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, ठीक है। ये भी महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था और मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट से। सिंह सभा आंदोलन कहाँ चला था? खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा द्वारा आंदोलन नेताओं के द्वारा चलाया गया था। सिखों के सुधारवादी आंदोलन में सिंह सभाएं स्थापित थी, ठीक है। मेन चीज़ हो गई बस। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि और सभी प्रकार से पूरी NCERT को हमको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे 100%, ठीक है। 100% क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, इसी प्रकार से, क्योंकि NCERT से ही पेपर बनाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक कर दिया करें। थैंक यू।